हो गया, बस अभी कर लेते, क्लास कर लेते स्टार्ट। देखो पहले मैं तुम्हारी क्लास में कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस स्टार्ट कर चुका हूँ, कम्युनिकेबल तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, कम्युनिकेबल पे एमसीक्यूज भी करवा चुका हूँ। तो आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सबके लिए, इतना डीप तुम्हें आएगा नहीं बट स्टिल पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ रीजन है, तो पढ़ लो। तो बात करने वाले हैं आज की क्लास में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। तो तुम्हारे एग्जाम में ये टॉपिक है क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तुम एसएससी का देखे होगे ना तब भी तुम्हें ये टॉपिक दिखेगा, चाहे तुम जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम दोगे ना तो ये टॉपिक तुम्हें आराम से वहां पे दिखेगा। तो इसलिए थोड़ा आराम से इस टॉपिक को पढ़ लो। बात करते तुम्हारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, तुम्हें इतना समझ आता है ऐसी डिजीज जो फैल नहीं रही, दैट मीन्स वो कौन सी डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एजेंट्स वेजेंट्स यहाँ पे पैथोजेंस का कोई रोल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता पैथोजेंस कैरी हो रहे हैं एक दूसरे में क्योंकि ये फैलती ही नहीं है। अब किसी बंदे को अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी है, तो तुम्हारे साथ बैठा तो फैल जाएगी उसे नहीं, बट तुम्हारी क्लास में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब किसी को आर्थराइटिस है, क्या फैल जाएगा नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल जितनी भी डिजीजेस रहती हैं तुम्हारी, ये सारी की सारी क्रॉनिक डिजीजेस रहती है। मतलब ये ऐसी डिजीज है, ऐसा नहीं कि फैलेंगे एक दूसरे से, ये ऐसी डिजीज है जो धीरे 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 एक लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये बढ़ना शुरू होती है और धीरे धीरे ये बढ़ती है और डेथ का कॉज भी बन सकती है। तो क्लास करते हैं स्टार्टअप। तो क्या बोल रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। समझ चुके हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन रेफर टू क्रोनिक डिजीजेस, ऐसे डिजीज जो बोलते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, बड़ी देर पहले से किसी को डिजीज है, अब तक वो सफर कर रहा है उस डिजीज से, तो उनको क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। तो विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोग्रेस स्लोली, और धीरे धीरे बढ़ती है और इम्पैक्ट जो है पर्सन पे डालना शुरू करती है। इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द बर्डन ऑफ डिजीज इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड आर इंक्रीजिंग रैपिडली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज पे ना एक बर्डन सा बन रखा है, किस वजह से, इन डिजीज की वजह से, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती है, ना कोई लक्षण दिखते हैं ना कुछ, धीरे धीरे बढ़ती है। कैंसर भी तभी पता लगता है तो तीसरे चौथे स्टेज में होगा, ठीक है। तो ये डिजीज कुछ ऐसी डिजीज हैं फैलती नहीं है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और पता तब चलता है जब वो बिल्कुल पास में आ जाता है, क्यूरेबल फॉर्म में हो तब तो ठीक है, ना हो फिर दिक्कत बढ़ती बाद में। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है एंड डेवलप कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हें एक चीज बताता हूँ, 60% डेथ जो तुम्हारी हो रही है ना वो इन्हीं डिजीजेस की वजह से होती है, और वो डिजीजेस हैं कौन सी, तुम्हारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये एक चीज यहाँ पे ये समझना कि इकोनॉमी पे या कंट्रीज पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तुम्हें तो यही है ना कि एक बंदा मरेगा तो खत्म होगा, बोझ खत्म हुआ धरती से, एक बंदा मर गया तो बोझ खत्म हुआ धरती से। कभी सोचो कि क्या एक बंदा जो यहाँ पे रह रहा है 60-70 साल जो यहाँ पे रहेगा कंट्री में, किसी भी कंट्री में रहेगा, क्या वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? करेगा। क्या वो चीजें परचेज नहीं करेगा? खाएगा नहीं, टैक्स पे करेगा। तो जब तक जिंदा रहेगा कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। बीमारी लगी रहे तो तब तो अच्छी बात है, मर जाए फिर दिक्कत है। हाँ, बीमारी लगी रहे तब तो ठीक है, हॉस्पिटल में जा रहा है, खर्चे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो वो बात की बात है। लगी रही ठीक है, बट मर रहा है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका पड़ता है, जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए डेवलप कंट्रीज हैं चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक चीज, दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती जाती है। अब बात करूँ जापान की, जापान में अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ या ग्रोथ रेट की बात करूँ, तुम्हें पता है वहाँ पे 0.9 का ग्रोथ रेट हो गया था एक टाइम पे, कि मतलब एवरेज जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे इंडिया में देखा जाए पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, बट जो ग्रोथ रेट है ना वो कितने, 1.9 है। मतलब एवरेज एक इंडियन 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहा आज के टाइम पे, और ये ना धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। 2040-45 आते आते ना इंडिया भी जापान की तरह बनना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना, पॉपुलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जापान फिर कर रहा क्या था कि बाहर से बंदे मंगवाए हैं, बाहर से कंट्री से पर्सन को लेके आए हैं, है ना, तो ये सब चीजें करी है। फिर आगे चलते हैं। दिस इज मेनली ड्यू टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब एक चीज बताओ, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो रही है लोगों को, ये हो किस वजह से रही है? क्योंकि फैल तो रही नहीं, फिर भी डिजीजेस तुम्हें हो रही है, इंटरनली होती जा रही है। 2 रीजन है इसके पीछे, एक तो तुम्हारा चेंजिंग लाइफस्टाइल और एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एकदम से तुम रूरल से अर्बन पॉपुलेशन बन रहे हो, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ रही है, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, तुम्हारा एक वे ऑफ लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये सारे के सारे कुछ रीजन है जिनकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो फैलती नहीं है, सॉरी, बनना शुरू होती है। और अर्बनाइजेशन भी एक इसके लिए फैक्टर है। अब क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर लार्जली ड्यू टू प्रिवेंटेबल एंड मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर्स सच एज, देखो
स्टार्टिंग में देखा जाए कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जब स्टार्ट होती है ना स्टार्टिंग में, तो वो ऐसे रिस्क फैक्टर से स्टार्ट होती है जिनको तो प्रिवेंट कर सकते हो, बट पता लग जाए तो जिनको तो प्रिवेंट कर सकते हो। लाइक कि किसी को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे वो बात की बात है ना कि कहाँ तक पहुंचता है। हार्ट स्ट्रोक आने के पीछे का रीजन क्या है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुके हैं। हाई ब्लड प्रेशर को किसी की हाई बीपी जिसका बढ़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे ऐसा होती है पहली बार बीपी बढ़ा, पहली बार स्ट्रोक आया, मर गया। धीरे धीरे वो चीजें एकोमुलेट होना शुरू होती है। ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि तुम्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है होती है। कोई बंदा मोटा है कुछ भी है, क्योंकि इनएक्टिविटी परफॉर्म करेगा नहीं, कुछ भी वो एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को होंगी, हार्ट स्ट्रोक उसको होंगे, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होगा उसका, बड़ी सारी चीजें ये तुम्हें डिजीज होना शुरू होती है ड्यू टू दिस फैक्टर्स। और अगर ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है टाइम पे, ना किया जाए तो फिर जब डिजीज एक भयंकर रूप ले लेते हैं फिर दिक्कत बढ़ती है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी एक रीजन है, अनहेल्दी डाइट एक रीजन है, टबैको यूज करना, अल्कोहल का यूज करना, ये सारे के सारे रीजन हैं जो क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं किसको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के को बढ़ा रहे हैं। जो अब बात करें अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, तो क्या बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल है ये 60% जो ग्लोबल तुम्हारी डेथ्स होती है वो किस वजह से होती है, इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से। और ये एक बर्डन बन चुका है तुम्हारे सारे कंट्रीज के लिए, चाहे इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा है चाहे उनकी इकॉनमी बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये बर्डन जो है ये बन चुका है। तुम्हारी ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, इकोनॉमिकली देखा जाए, सोशली देखा जाए तो डराते हैं किसको, कंट्रीज को। समझ लो कि खतरा तो है, कंट्रीज के लिए खतरा तो है। विदाउट कंसंट्रेटेड एफर्ट्स एट कंट्री लेवल आर प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज इन कमिंग डिकेड। तो इतना समझ के चलो, क्या बोल रहे हैं कि अगर एक कोलेक्टिवली इफेक्ट ना लगाए जाएं, एफर्ट्स ना लगाए जाएं, तो इतना समझ के लो कि डिजीजेस जो है वो और बढ़ावा इनमें हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द मैकेना एट एल 1998, NCD is a disease that has prolonged course। मतलब NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनका टाइम पीरियड देखा जाए या पीरियड देखा जाए तो प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब धीरे धीरे एक लॉन्ग लास्टिंग ये डिजीज रहती है, एकदम से फैलती नहीं है। दे डज नॉट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, और जल्दी ये इनको तुम क्योर भी नहीं कर सकते, ये ऐसी डिजीज है। एंड फॉर विच अ कंप्लीट क्योर इज रेयरली अचीव। जल्दी क्योर नहीं कर पाओगे, जल्दी होती भी नहीं है तो इनको जल्दी क्योर भी नहीं कर सकते, ना इनको तुम क्या कर सकते हो, कंप्लीटली सही कर सकते हो। अब बोल रहे इट कंसिस्ट ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस। क्रॉनिक कंडीशन किस कंडीशन को बोला उसने, ऐसी कंडीशन जो बहुत देर से चलती आ रही है। अब ऐसी डिजीज जो बहुत देर से चलती आ रही है तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांग होगी, उसको खत्म करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, दैट डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। क्रॉनिक डिजीज है, इन्फेक्शियस प्रोसेस से नहीं होती, इन्फेक्शंस की वजह से नहीं होती, ये एक प्रोलॉन्ग्ड कोर्स है जो चलता रहता है। अब क्या बोल रहे हैं, एनसीडी आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स एटियोलॉजी। अब ये जो एनसीडी तुम्हारी डिजीजेस तुम्हें होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो तुम्हें होती है, ये किसी सिंपल प्रोसेस से नहीं है, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो जाती, इनके लिए कॉम्प्लेक्स एटियोलॉजी रहती है। कॉम्प्लेक्स इसके पीछे कॉजेज जो है वो तुम्हारे रहते हैं, मल्टीपल रिस्क फैक्टर रहते हैं। अब जैसे अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक आना है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है उसका, शायद उसका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, शायद उसका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। वो बड़े सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये एक बड़ा रूप लेती हैं बाद में। आगे चलते हैं एंड आगे डिस्कस करने वाले हैं अब हम टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जितने भी तुम्हारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रहते हैं कौन कौन से हो सकते हैं एंड कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सारी चीजें पढ़ने वाले। तो बात करते हैं तुम्हारे पहले डिजीज की, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इतना समझ आ रहा है, हार्ट रिलेटेड डिजीज की बात कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कैंसर की बात कर रहे हैं तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तुम्हारे सेल्स की जब बॉडी में, तुम उसको कैंसर का नाम दे देते हो। अच्छा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ऐसे डिजीजेस जो चलते आ रहे बहुत देर से तुम्हारे साथ में है। अस्थमा तुम्हें हो सकता है या एपिसेमा तुम्हें हो सकता है, जिसमें तुम्हारे ब्रोंकाइटिस तुम्हारे जो ब्रोंकिस होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, वो फूलते नहीं है, इतने स्ट्रेच हो नहीं पाते, सांस लेने में दिक्कत आती है। डायबिटीज तुम्हें हो सकती है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, पहले से अल्जाइमर हो सकता है किसी को कि बचपन से उसको ऐसी याददाश्त की बीमारी, भूल जाता है, बार बार चीज़ों को भूल जाता है। तो ये सारी की सारी डिजीज पढ़ने वाले तुम इस क्लास अभी आगे। एंड मस्कुलर स्केलेटल डिजीज हो सकती हैं कि मसल इंजरी की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, या टेंडन टेयर्स होने की, लिगामेंट टेयर होने की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, या फिर अनइंटेंशनल इंजरीज
चलते चलते तुम्हारा घुटना टूट जाए, चलते चलते तुम्हारा पाँव टूट जाए, तो वो भी तो इंजरी एक टाइप की डिजीज ही है। या फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो तुम्हें सबसे पहले फिर डिजीज का मतलब समझ आना चाहिए कि व्हाट इज डिजीज। जब तुम्हारी बॉडी इनकैपेबल हो प्रॉपर फंक्शनिंग करने में, तुम उस चीज को एक डिजीज का नाम दे देते हो, बात खत्म। ये तो समझ आता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की। एग्जाम में चांसेस आर रेयर की पूछे, बट स्टिल अगर तुम पढ़ रहे हो तो इतना समझ के चलना कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डॉक्टर तो तुम्हें बना के छोड़ दूंगा मैं, बट यहाँ आ जाओ। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करते हैं। ये ऐसी डिजीज होती है जो किसके साथ रिलेट होती है, तुम्हारे हार्ट के साथ, या तुम्हारी कैपिलरीज के साथ, या फिर ब्लड वेसल्स के साथ, या फिर तुम्हारे स्पेसिफिकली देखा जाए तो आर्टरीज के साथ, वीन्स के साथ। जो डिजीज जितनी भी रिलेट होंगी वो सारी की सारी किसमें आएंगी, तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। पहली डिजीज का उसने नाम लिया है कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द हार्ट मसल। ये तो ब्लड वेसल्स तुम्हारे रहती हैं जो तुम्हारे लंग्स से लेके इम्प्यूरी, जो तुम्हारा इम्प्योर ब्लड जो रहता है तुम्हारा, उसको जो कैरी करके लेके जाती है हार्ट तक। तो जो वो आर्टरीज हैं वो जो लेके जा रही है, उनका क्लॉग्ड हो जाना, उतना ब्लड सप्लाई वहां तक हार्ट तक ना पहुंचा पाना, या फिर प्रॉपर उसको प्यूरिफाई ना कर पाना, आर्टरीज नहीं कर पा रही है तुम्हारा ब्लड प्यूरिफाई, उसको हार्ट प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा, ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं रही। तो ये जितनी भी डिजीज रहेंगी उनको तुम किस नाम से बोलोगे, कोरोनरी हार्ट डिजीज उन्हें कहा जाता है। अच्छा, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, डिजीज जो ब्लड वेसल्स के साथ रिलेटेड है, कि मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्रेन तक सप्लाई लेके जा रही है, ब्लड की सप्लाई लेके जा रही है ब्रेन तक, उनके साथ जो डिजीज रिलेटेड होंगी उनको तुम नाम दोगे सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज। लाइक की प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही। कई बार तुमने देखा होगा, तुम बड़ी देर फोन चलाते हो ना, लेट के चलाते हो, एकदम से उठ जाते हो, तुम्हें चक्कर आते हैं, ठीक है। अब तुम्हें वो चक्कर आ, उसके पीछे रीजन पता क्या है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है एकदम से लो हो जाता है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई तो होती है, एकदम से उठते हो ब्लड पूरा फ्लो आ जाता है, नीचे आ जाता है, इस वजह से होता है। कोई कमजोरी वगैरह कुछ नहीं है तुम्हें, ठीक है, तो वो इस वजह से तुम्हें हो रहा है कि एकदम से तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे गिर जाता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द आर्म्स एंड लेग्स। अब ये हो सकता है कि प्रॉपर सप्लाई ना हो पाना तुम्हारे बाकी सारे ऑर्गन्स में, तुम्हारे आर्म्स में, लेग्स में प्रॉपर सप्लाई ना हो पाना, ठीक है। पोलियो सप्लाई की वजह से नहीं है, ये तुम्हारा एक वायरस है जिसकी वजह से इन्फेक्ट हो जाता है वो वाला एरिया, पैरालाइज हो जाता है वो पूरा एरिया, वो अलग चीज है। अच्छा, कॉग्निजेंटिकल हार्ट डिजीज, मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर। अब ये ना, ये ऐसी डिजीज है जो बचपन से ही बच्चे को होती है। तुमने देखा होगा, बड़ी बार सुना होगा, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको हार्ट की डिजीज होती है, उसका दिल छोटा होता है, साइज छोटा दिल का उसका, वो होते सच में उसको, हाँ, उसको ब्लड पंप करने में दिक्कत आती थी। सारी की सारी डिजीजेज जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साथ, और ये सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल है, फैलती नहीं है, इतना याद रखना। आगे बात करते तुम्हारे कैंसर की। कैंसर इज ऑल्सो डिजीज दैट इज नॉन कम्युनिकेबल, फैलती नहीं है। अब ये डिजीज जो है ये किसी भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट तुम्हारी कर सकती है, तुम्हारे ब्लड को इफेक्ट कर, ब्लड कैंसर सुना होगा तुमने तुम्हारे अपना कॉलन कैंसर सुना होगा, तुमने यहाँ पे अपना माउथ का कैंसर सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा। ये सारे के सारे किसी भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है ये डिजीज। अब इसमें होता कि कैंसर इज अ रैपिड क्रिएशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स दैट ग्रो बियॉन्ड द यूजुअल बाउंड्रीज। जब तुम्हारी बॉडी जो सेल प्रोड्यूस करती है एक एबनॉर्मल वे में प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तुम्हें चांसेस आर हाई कि तुम्हें कैंसर हो सकते हैं। और ये कैंसर जो है फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं बट बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो बट वो नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी में ही आएगा। अब वो बोला देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर ऑकरिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और सर्विकल कैंसर हो सकता है तुम्हारा, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, या कोरेक्टल कैंसर तुम्हारा, माउथ कैंसर, स्टमक, ब्लड कैंसर, ये सारे के सारे हो तुम्हें सकते हैं। बात करते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस की। तो रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीज ऐसी डिजीजेस होती है जो रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अस्थमा किसी को है तो बचपन से ही किसी को अस्थमा है, तो वो एक ऐसी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है और क्रॉनिक है, बहुत देर से चलती आ रही है। The chronic respiratory disease are chronic diseases of the airways and other structures of the lung. Lungs के related disease है, तुम्हारे respiratory tract के related disease है। अब chronic respiratory disease is a leading cause of death in many countries, और chronic respiratory disease जो है एक leading cause है डेथ का बहुत सारी कंट्रीज में, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है।
It is caused due to many risk factors: cigarette smoking, occupational dust, chemical, environmental, tobacco smoke, indoor and outer air pollution. It includes chronic obstructive pulmonary disease. बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं इसके लिए रहते हैं जो तुम्हें ये डिजीजेस हो सकती है। स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद डस्ट या केमिकल वाले एरिया में तुम काम कर रहे हो, इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक है, ईटीएस इसको बोलते हो, कि ऐसे तुम इन्वायरमेंट में जहाँ पे दूसरा बंदा पी रहा है तुम उसके साथ बैठे हुए, तुम्हें भी पैसिव स्मोकर जिसको बोलते हो, पैसिव स्मोकिंग जिसको बोलते हो, तो ये सारी डिजीज तुम्हें हो सकती है। तुम्हें ब्रोंकाइटिस के रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, तुम्हें अस्थमा हो सकता है, तुम्हें एपिसेमा हो सकता है कि तुम्हारे जो एयर जो सैक्स होते हैं तुम्हारे यहाँ पे वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस तुम्हारे ब्लॉक से हो जाते हैं, प्रॉपर तुम सांस ले नहीं पाते। तो ये सारी की सारी डिजीजेस जो है तुम्हें वो हो सकती है। बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज इज ऑल्सो अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है तुम्हारी। मेटाबॉलिक डिजीज तुम इतना समझ लो कि मेटाबॉलिज्म तुम समझ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, कि अगर तुम कोई खाना खा रहे हो एंड उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना किसका काम होता है? तुम्हारे मेटाबॉलिज्म का काम होता है। क्लास यहाँ लगी है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर उसका काम है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ताकि एनर्जी निकल सके। मेटाबॉलिज्म पूरा वो काम समझ आता है, बेसिक समझ आता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये डायबिटीज जो है ये मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड डिजीज है या मेटाबॉलिक डिजीज है, तो इतना समझ के चलो, तुमने खाना कंज्यूम करा, डाइजेस्ट हो रहा है, हो रहा है। तुम शुगर कंज्यूम कर रहे हो, डाइजेस्ट हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्म में टूट रही है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जब भी तुम मीठा खाना बड़ी ज्यादा खाते हो ना, इंसुलिन एकदम से स्पाइक करता है तुम्हारा पैनक्रियाज से। अब वो बार बार मीठा खा रहे हो ना, इंसुलिन की सिक्रीशन होना बंद हो जाएगी या इतना इफेक्टिव वो रहेगा नहीं, जिसकी वजह से वो खाना सारा का सारा स्टोर होना शुरू हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ शुगर। फिर तुम्हें होती है डायबिटीज। और डायबिटीज के लक्षण क्या है? कट भी लग सकते हैं, कट लगेंगे, खून बहता रहेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है, बार बार प्यास लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है, थर्स्टी रहोगे हमेशा, भूख लगेगी बार बार। तो ये कुछ तुम्हारे भूख लगती बार बार, भूख तो मैंने क्या बोला, धूप नहीं लगती, भूख लगती है। अब यहाँ पे देखो समझना, डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच द पर्सन हैज हाई ब्लड ग्लूकोज, मतलब उसके जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जो होता है ना वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी इतना इंसुलिन स्पाइक कर नहीं रही इस टाइम पे, अब इंसुलिन सिक्रीट कर नहीं रही, जिसकी वजह से वो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। Either because insulin production is inadequate or because the body cells do not respond properly to the insulin। यहाँ तो इंसुलिन प्रॉपर बॉडी फंक्शन, मतलब प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही बॉडी, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही, तो यहाँ फिर क्या हो सकता है कि जो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही। पेशेंट विद हाई ब्लड शुगर विल टिपिकली एक्सपीरियंस पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि बार बार यूरिन करना। ये तुम्हें डिजीज तुम्हें देखने को मिलती है कहाँ पे? जिन बंदों को डायबिटीज है। दे विल बिकम इंक्रीजिंगली थर्स्टी, बार बार प्यास लगती है, भूख लगती है। तो नाम याद रखना, इंक्रीजिंगली थर्स्टी तो पॉलीडिप्सिया, हंग्री होना तो पॉलीफैजिया या फैगिया बोलो, कुछ भी बोलो, पॉलीफैगिया। तो ये डिजीज के नाम है। पॉलीडिप्सिया मतलब डायबिटीज वाला तुम्हारा जो मरीज होगा उसको बार बार प्यास लगेगी तो पॉलीडिप्सिया, एंड पॉलीफैगिया मीन्स उसको भूख लगेगी बार बार। The most common diabetes symptoms include frequent urination, intense thirst, hunger, weight gain, usual weight loss, fatigue होना, cut bruises अपने आप आना जो हील भी नहीं हो रहे, and male sexual dysfunction होना, मतलब कि तुम्हारी बॉडी शायद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ना करे, ठीक है, तुम्हारा नमनेस या फिर टिंगलिंग होना हैंड्स में, सुन पड़ जाना, हाथ सुन पड़ जाना, पाँव सुन पड़ जाना। ये कुछ डिजीजेस हैं जो रिलेटेड रहेंगी तुम्हारी किसके साथ? डायबिटीज के साथ, और ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आगे बात करते तुम्हारे मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि ऐसे ही डिसऑर्डर हैं, देखो कई बार तुमने देखा होगा कोई बच्चा अगर पैदा होते भी ये डिजीज तुम्हें हो सकती है, शायद पैदा होते समझ लो कि बोन फ्रैक्चर्ड हो, ठीक है, हो सकता है कि शायद सर्विकल उसको यहाँ पे बोन उसके फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डिलीवरी तो तब के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो तब के टाइम पे बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, वो डिजीज हो सकती है। या फिर तुम्हारा इतना समझ लो कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीज तुम्हें और कैसे हो सकती है कि इंजरी हो चुकी है तुम्हें कहीं पे, चाहे वो मसल की है या टेंडन्स की इंजरी है या बॉडी के स्ट्रक्चर की इंजरी है, तो उसको तुम किस कैटेगरी में लेके आओगे? मस्कुलोस्केलेटल डिजीज से। अब मसल टिश्यू तुम्हारा डैमेज हो जाता है, वेयर या टेयर मतलब कि तुम्हारा स्ट्रेन आ जाती है, स्ट्रेन आ जाता है, मसल टेंडन टूट जाता है, मसल फाइबर टूट जाता है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेन, इसको तुम बोलते हो।
मसल खिंच जाता है। तो ये सारे के सारे डिजीजेस जो है किस वजह से है, तुम्हारे टेंशन, ज्यादा टेंशन पड़ना मसल्स के ऊपर, उस वजह से डिजीज होती हैं और इनको कहा जाता है मस्कुलो स्केलेटल डिजीजेस। ठीक है, अब ये जो डिजीजेस हैं तुम्हारी ये होती कैसे, तो जर्किंग मूवमेंट्स करना, ठीक है, छत से छलांग दे दो, टांग टूट जाएगी, ठीक है, तो तुम्हारे लिम्स में इंजरी हो जाएगी तुम्हें, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाना या फ्रैक्चर्स हो जाना, स्प्रेन्स आना, डिसलोकेशन हो जाना, कंधे उतर जाना, टांगे उतर जाना, ये सारी की सारी डिजीजेस हैं, ये रिलेटेड किसके हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के साथ में। अदर कॉजेज ऑफ पेन इंक्लूड पोस्चरल स्ट्रेन, रेपिटेटिव मूवमेंट्स, बार बार तुम्हें समझ लो कि एक चीज की आदत है कि बार बार तुम कोई मूवमेंट बार बार परफॉर्म कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें इतना समझ आता है कि वो उस ज्यादा मूवमेंट करने की वजह से उस एरिया में तुम्हें शायद पेन होना शुरू हो सकती है। ठीक है, या फिर तुम काम करते हो, ठीक है, तुम काम करते हो कई बार डेस्क पे बैठ के 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये वाला एरिया, ठीक है, सर्वाइकल की पेन होना शुरू हो जाना, तो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है। ये बड़े सारे रिस्क फैक्टर्स इसके पीछे रहते हैं जो ये डिजीजेस कॉज करते हैं। अब इसकी वजह से तुम्हें इमोबिलाइजेशन की भी शिकायत रहेगी कि प्रॉपर स्ट्रेच ना कर पाना, बॉडी फ्लेक्सिबल ना होना, इमोबिलाइजेशन होना, गर्दन तुम या बस इतनी घुमा पा रहे, पूरी घूम भी नहीं रही, ठीक है, तो मोड़ तो पूरी की पूरी, ठीक है। ये कुछ डिजीजेज हैं, लाइक जैसे बताना नहीं चाहिए, लाइक जैसे मेरे को मैं बोलूँ कि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस एक डिजीज आती है, स्टर्नम की इंजरी आती है। ये जो स्टर्नम तुम्हारी बोन रहती है, इसके साथ जो तुम्हारी रिब्स कनेक्टेड रहती है, यहाँ पे इंजरी है मेरे को ये ठीक है, तो यहाँ पे इंजरी है, तो ये जिसको कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। कुछ नहीं होगा कि बॉडी स्टिफ हो जाती है, तुम्हारे ये वाला रिब केज वाला स्ट्रक्चर स्टिफ हो जाता है, बट विद प्रॉपर स्ट्रेचिंग तुम इसको सही कर सकते हो। प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो। अब 10 घंटे बंदा कोई पढ़ रहा है, फिर 10 घंटे 2 घंटे जिम मार के आ रहा है, बॉडी उसकी क्या रिस्पॉन्स करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से तुम क्या हो सकता है, तुम्हें ये डिजीज भी हो सकती है। बात करते हैं अनइंटेंशनल इंजरीज। अब अनइंटेंशनल इंजरीज जो है ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। अब मैं चलते चलते यहाँ पे चल रहा हूँ और एकदम से मेरा पाँव टूट जाता है, तो फैल जाएगा, तुम्हें सबका पाँव टूट जाएगा, नहीं होगा ना, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सारी। तो होना क्या, अनइंटेंशनल इंजरीज होना, दैट आर अनप्लान्ड, एकदम से इंजरीज हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी बच्चे को चलते चलते डिसलोकेट हो जाना, कुछ भी, ये सब चीजें ये सारी की सारी अनइंटेंशनल है। और ज्यादातर देखा जाए एक्सीडेंट्स जो है मेन कॉज है इसके पीछे का। अनइंटेंशनल इंजरीज कैन ऑकर इन एज ग्रुप बट चिल्ड्रन एंड द एल्डरली आर मोर वनरेबल। हमारे वाले बंदों को हो सकती है, बट ज्यादा वनरेबल, ज्यादा होने के चांसेस किसको हैं, जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं, क्योंकि उनके साथ चांसेस रहते हैं अनइंटेंशनल ये डिजीजेस उनको हो जाए, इंजरीज उनको ये वाली हो जाए। डिसेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। अब ये जो तुम्हारी, इसने थोड़ा सा इसको डिफरेंट मोड देने की कोशिश करी है कि डिसेबिलिटी जो है बहुत तरीकों से हो सकती है। एक्सीडेंट हो जाता है, चलो ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, बट अगर तुम ड्रग की ओवरडोज करते हो, गिर जाते हो, आग लग जाती है, जल जाते हो, तो वो भी एक अनएक्सीडेंटल डिजीजेस है तुम्हारी, अनइंटेंशनल डिजीजेस है जो तुम्हें हो सकती है। बात करते हैं कंट्रोल करा जाए तो कैसे करा जाए। तो कंट्रोल करने के लिए तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है पूरी की पूरी कंट्री में, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, देखो देखा जाए तो सबसे पहला फिजिकल इनएक्टिविटी जो है, क्या बोल रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी जो है वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन है तुम्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हो, सोए रहते हो, कुछ करना नहीं है, तो डिजीज तो होगी, सिंपल सी बात है। पहले तुम्हें गर्मी लगती थी तो तुम पेड़ों के नीचे चले जाते थे, ठीक है, छांव ले लेते, अब गर्मी लगती तो एसी के नीचे आ जाते हो, ठीक है। गैसेस एमिट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अलग से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो तुम्हारे प्लांट्स वगैरह जितने भी रेपोल्यूशन क्रिएट हो रही है, तो दिक्कत तो आ रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बचा कैसे जाए। तो वो पहले तो उसने बेसिक बताया, यहाँ पे बोला कि जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, फिजिकल इनएक्टिविटी होने की वजह से उनको बहुत सारे इकोनॉमिक या सोशल चेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अब ग्लोबल चेंजेस इन फिजिकल एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब 6% जो हार्ट डिजीज तुम्हारी हो रही है वो किस वजह से है, किस वजह से, एक्टिविटी ना करने की वजह से। एक्टिविटी कर रहे हो तो शायद बच जाओगे, तुम्हारा ब्लड पंप करेगा हार्ट, तुम चल रहे हो, तो एक हेल्दी हार्ट के लिए कम से कम भी 10 किलोमीटर चलना बहुत जरूरी है आज है। हाँ ठीक है, कम से कम, तभी तो मेरे को एक चीज, ये जो कंपनीज है तुम्हारी, मेरे को चीज बताना, एप्पल जो कंपनी तुम्हारी है, वॉच बनाई है, तो क्यों स्टेप्स काउंट करवा रहे हैं, बेचने का टाइम बना दिए,
पता है कि 10,000 स्टेप चलेगा बस उनके लिए कि हम सब कुछ ट्रैक करते हैं, हम इनकी डिजीज को ट्रैक कर रहे हैं, हम सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ग्लोबल चेंजेस फिजिकल एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट 6% हार्ट डिजीज, 7% डायबिटीज में रिस्पॉन्सिबल है, 10% ब्रेस्ट कैंसर की रिस्पॉन्सिबल है, कॉलन कैंसर तुम्हारा स्टमक जो रहता है तुम्हारा 9% प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी, बच्चों की डेथ हो जाना, पेट में डेथ हो जाना, पहले ही मर जाना। तो किस वजह से है? इनएक्टिविटी। तो इनएक्टिविटी, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करो, घूमना शुरू करो अकेले, ठीक है, चलना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो। तो ये चीज़ें हैं जो तुम एक्सरसाइज करना शुरू करो, हेल्दी डाइट कंज्यूम करना शुरू करो, ताकि तुम इन डिजीज से बच पाओ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। टोबैको का यूज मत करो। दिन में एक बार हार्ट की जो कंप्लीट वो कम से कम 165 से ऊपर जानी चाहिए। हाँ, एक बार जानी चाहिए। तो थोड़ी सी रनिंग कर लिया करो, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा, टोबैको किल्स अप टू हाफ ऑफ इट्स यूजर। जो बंदा भी टोबैको कंज्यूम करता है 100 में से 50 बंदे मर जाते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बंदा जो सिगरेट पीता है, ठीक है, तो 1 साल अगर वो लगातार सिगरेट पीता है तो 3-4 साल उसकी जिंदगी जो है वो कम हो जाती है। अच्छी क्वालिटी का हो, फिल्टर लगाया हो तो शायद पता नहीं, बट नॉर्मल। अच्छा, अल्कोहल यूज कर रहे हो तो इतना याद समझना कि 11.5% ग्लोबल जो अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं, सर प्लीज 5 मिनट। अल्कोहल यूज की वजह से भी जो है वो डिजीज तुम्हें हो सकती है। तुम्हारा लिवर फेलियर हो सकता है, तुम्हें क्रियोसिस हो सकता है, तुम्हारा लिवर मतलब एक ऐसी स्टेज पे आ जाना जब वो अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाता, क्रियोसिस रिकवर नहीं कर पाता दोबारा से लिवर अपने आप को। लिवर से एक तुम्हारा ऐसा ऑर्गन है जो खुद को दोबारा से रीजनरेट करता है, बट हैवी ड्रिंकिंग, हैवी स्मोकिंग की वजह से लिवर जो एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है ना कि जहां से वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता, रिकवर नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं क्रियोसिस बोलते हैं। उस डिजीज को याद रखना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और कंक्लूजन देखा जाए तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है एक की कंपोनेंट है कि पूरी की पूरी जितनी भी पॉपुलेशन तुम्हारी कंट्रीज की रह रही है, कहीं भी रह रही है, तो इफेक्ट कर रही है। इनसे बचा कैसे जाए, इनसे प्रिवेंट कैसे रहा जाए, कैसे करा जाए, खुद को कंट्रोल किया कैसे जाए, सब चीजें तुम पढ़ चुके हो। अब बचते तुम्हारे एमसीक्यूज, बट एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा तुम्हें एक टॉपिक खत्म करने के बाद। ये लास्ट टॉपिक होगा मेरा, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, फीमेल सुपरवाइजर का लास्ट टॉपिक। उसके बाद मैं पर्टिकुलर चला जाऊंगा अपने बायो वाले सेक्शन में, सही वाले सेक्शन में, जहाँ पे तुम्हें मैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ आज की क्लास। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा।